नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हुए बवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। आप अनुमान करते हैं कि यूपी के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था। सुरक्षित करते हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था। वहीं सीएम योगी ने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू। लेकिन हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। व्यवस्था को रोकने का ये कैसा तरीका है? साल 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था। ये सुरक्षित करते हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आबते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। कासगंज के गंज डुंडवारा में पटियाली तराई और बरी थोक क्षेत्र में लगे आई लव मोहम्मद बैनरों को पुलिस प्रशासन ने हटवाया। इस कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय ने जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग, जिसमें महिलाएं, पुरुष और युवक शामिल थे, पटियाली रोड तिराए पर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने बताया कि 2 मुस्लिम पक्षों के बीच बैनर को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। डीएम एसपी ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। आज कंचनद्वारा में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। जहां देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद, हिंदू राष्ट्र, जय महाकाल और अखंड भारत जैसे बैनर लगाकर देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज श्रावस्ती में भी कई जगह ऐसे बैनर लगे हुए नजर आए, जिसे कहीं ना कहीं श्रावस्ती जैसे छोटे जिले को भी सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी कहते हैं कि दोनों समुदाय के सम्राट लोगों से लगातार वार्ता की जा रही है और जिले में फ्लैग मार्च करके शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है और ऐसा उपद्रव करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हर स्तर पर, थाना स्तर पर, सीओ एसडीएम स्तर पर और हमारे स्तर पर जो भी दोनों समुदायों के धर्मगुरु हैं और संभ्रांत व्यक्ति हैं, सभी से वार्ता की गई और अपील की गई है कि त्योहार के समय में और इस तरह की संवेदनशीलता को देखते हुए शांति बनाए रखें, ये हमारी अपील है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आरोपी नाबालिग बच्चे को तब तक जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक वह 21 वर्ष का ना हो जाए। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर याची ने दावा नहीं किया कि वह किशोर है। यह दावा पहली बार ट्रायल के लिए आरोप तय होने के बाद किया गया था। ऐसे में न्यायिक आदेश से की गई प्रारंभिक हिरासत अवैध नहीं हो सकती है। अधिनियम की धारा 9(4) के तहत किशोर होने के दावे के बाद नाबालिग आरोपी को जेल में हिरासत में रखना अवैध होगा।
कोर्ट ने कहा कि किशोर के दावे के बाद आरोपी को बाल संरक्षण गृह में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि किशोर बंदी को जमानत अर्जी देनी चाहिए। जब आपराधिक न्यायालय में किशोर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता तो जमानत अर्जी देने का औचित्य नहीं है। एवं यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने किशोर आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मोहम्मद सलमान व नाजिया नफीस ने बहस की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक नैनी को निर्देश दिया कि याची को तत्काल रिहा करें। जनपद संभल की तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर टांडा गांव के पास जीवन नर्सिंग होम संचालित की शिकायतें जनवरी और फरवरी महीने में जनसुनवाई पोर्टल पर की गई थी। शिकायतों में बताया गया है कि जीवन नर्सिंग होम संभवतः मानक पूरे नहीं कर रहा है, लेकिन मनोज कुमार नोडल अधिकारी क्रैक्स ने शिकायत का निस्तारण नहीं किया और नोडल अधिकारी सीएमओ ने भी मामले में संज्ञान नहीं लिया है। तरुण पाठक सीएमओ से जानकारी ली गई तो बताया कि जीवन नर्सिंग होम की जांच की जाएगी। अस्पताल द्वारा मानक पूरे नहीं पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। संभल में इधर तो स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टर या फिर अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई करने पर लगा हुआ है। जहां सरकार जनसुनवाई पोर्टल है उस पर जो है शिकायत अगर कोई व्यक्ति करता है तो गुणवत्तापूर्वक साथ ही शीघ्र जो है कार्रवाई करने की बात अधिकारियों को निर्देश देती है। लेकिन यहाँ संभल की बात करें तो संभल में जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसमें 3 अस्पतालों की शिकायत की गई थी। लेकिन जीवन नर्सिंग होम जो कि टांडा के पास में है, जो कि संभल तहसील में पड़ता है, उसकी अब तक जो है आख्या पेश नहीं की थी। ये शिकायत जो शिकायत की गई थी वो जनवरी और फरवरी के महीने में की गई थी। सीएम तरुण पाठक से भी जानकारी ली, ने कहा कि मानक पूरे नहीं होते हैं तो उस पर अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखना ये होगा कि इधर तो सरकार लगातार निर्देश देती है कि जनसुनवाई जो पोर्टल है अगर उस पर शिकायतें मिलती हैं तो उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। लेकिन यहाँ तो सीएम तरुण पाठक और नोडल अधिकारी मनोज कुमार क्यूएक्स जो है वह शिकायतों का निस्तारण शीघ्र नहीं करते, ना ही कोई आख्या संबंधित अस्पतालों के बारे में जानकारी देते हैं। मैं चंद्र सिंह कैमरा पर्सन के साथ APN संभल। गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 1 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता अभय को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद कलयोगी सौतेले बाप को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि आज यह फैसला मात्र 14 दिनों में और कुल 11 सुनवाई तारीखों पर आया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की गति और सख्ती का एक मजबूत संदेश है। बता दें यह फैसला उत्तर प्रदेश के न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जो न्याय के त्वरित और कठोर होने का एक मजबूत संदेश है। गाजीपुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की अदालत ने इस जघन्य मामले में सौतेले पिता को सश्रम आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। मात्र जो है पूरे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें मात्र 11 हियरिंग तारीखों पर 14 दिन के भीतर जजमेंट आया है। अभियुक्त जो है उसने अपनी ही सौतेली बेटी के साथ जो है बलात्कार किया था और जो है उसकी जो है उसको आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए हैं। और 13-14 को सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी थी। 15 से डे टू डे हियरिंग शुरू हुई है और उसमें कुल 11 तारीख पड़ी है, जिसमें जो है कल ही जो है उसको सफाई का मौका दिया गया। अभियुक्त को आर्गूमेंट भी हुआ था। आज सर ने जजमेंट डिलीवर कर दिया है, जिसमें अभियुक्त को 1 लाख रुपए के अर्थदंड से और शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जो है वो आजीवन काल। मैं सब 5 गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिला अस्पताल चंदौली में उस समय हड़कंप मच गया जब इमरजेंसी बाथरूम में एक लावारिस नवजात शिशु मिला। बच्चा पानी से भरे स्थान पर छोड़ दिया गया था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर ने बच्चे को देखा। करीब 1.5 घंटे तक लगातार CPR और आपातकालीन चिकित्सा दी गई और मासूम ने सांसें लेना शुरू कर दिया। बच्चे को तत्काल NICU में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जिला अस्पताल के CMS सहित पूरा मेडिकल स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। पूरे घटनाक्रम के बाद मेडिकल टीम की हर तरफ सराहना हो रही है। बाल कल्याण समिति CWC ने मेडिकल टीम को बधाई देते हुए अपील की है कि नवजात शिशुओं को लावारिस छोड़ने के बजाय सीधे CWC को सौंपें। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और नवजात को छोड़ने वाली महिला की तलाश की जा रही है।
तत्काल जो है ग्लव्स मंगाया गया और उन्होंने जो है ग्लव्स पहनने के बाद तत्काल बच्चे को टैंक से स्वयं उठाया, बच्चे को रिवाइव किया गया। एसएनसी पहुँचते जो है उसकी रेस्पिरेशन जो है बंद हो गई थी, हार्ट बीट भी बंद हो गया था। उसको अम्बू किया गया, ऑक्सीजन दी गई, फिर भी बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं देखा गया। तकरीबन आधे घंटे 20 मिनट के बाद जो है उसकी सांस आना शुरू हो गई। बच्चा 24 तारीख को जब उसका मूल्यांकन किया गया, बच्चा स्वस्थ है। आज की तारीख में भी बच्चा एकदम स्वस्थ है, पुलिस इन्फॉर्मेशन हो गई है। और जब बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ समय जब तक उसको हैंडओवर नहीं किया जाता है चाइल्ड हेल्थ केयर, तो हमारे यहाँ बच्चा सिलसिले रहेगा। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज पुलिस चौकी के टिकट न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट बाईपास पर एक गुस्साए पिता ने अपनी बेटी और बेटी के प्रेमी को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां लड़की की मौत की पुष्टि की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इसमें ये जानकारी में आया है कि एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारी और उसके साथ ही एक लड़के को भी, जिसका नाम आदित्य है, उसको भी गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए यहाँ अस्पताल टीकरगार्ड में भेजा गया है। वहाँ पे उनको बनारस के लिए रेफ़र किया गया है। मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। हमीरपुर जिले में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक और बस दोनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। हादसे के दौरान बस में लगभग आधा सैकड़ा यात्री मौजूद थे। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में 23 घायलों को एम्बुलेंस से पहुंचा जा चुका है, जबकि हादसे में एक की मौत हो गई है। ललितपुर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे को मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाश पर अपहरण करने का आरोप है और पुलिस ने दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर रखा था। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद में जो शातिर अपराधी हैं उनके खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी क्रम में जो हमारा थाना सोजना है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो महिला थाना प्रभारी हमारी वहां पे पारू चंदेल है, उनकी टीम के साथ ये पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर अपराधी है जिसका नाम धर्मेंद्र है, जो पृथ्वीपुर का रहने वाला है। उसको जो है गोली लगी है और उसका एक दूसरा साथी है शिवा, उसको भी वहां पे अरेस्ट किया गया है और जो घायल है उसको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल जो है पहुंचाया गया है। ये जो दोनों शातिर अपराधी हैं, इनके द्वारा नाराहट थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारी के साथ संगीन अपराध किया गया था। उसी में इनके ऊपर, दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का नगद इनाम था। इनके पास से जो तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई है। महोबा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। युवक की निर्मम हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 सगे भाइयों 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से आला कत्ल, कुल्हाड़ी सहित घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रस्सी और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गोरखपुर में छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में फरार चल रहे पशु तस्कर जुबैर को पुलिस ने रामपुर में ढेर कर दिया। पशु तस्कर जुबैर पिछले दिनों हुई दीपक गुप्ता की हत्या में मुख्य आरोपी था। जुबैर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गोरखपुर में 19 साल के दीपक गुप्ता की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह तस्करों को जानवरों की चोरी करने से रोक रहा था। दीपक मेडिकल
एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी कर रहा था। इस हत्या के पीछे रामपुर के शहर कोतवाली के मोहल्ला घेर मर्दान खां निवासी जुबैर का नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। वह नहीं रुके और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घायल हो गया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में शुक्रवार देर रात एक हिस्ट्री शीटर की ईंट से सिर कुचकर हत्या कर दी गई। मृतक दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसकी जान ले ली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।